नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दोपहर बाद कुछ इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई थी कि आज राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करने वालों के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सब इसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस एफआईआर में किस-किस के नाम हो सकते हैं, इसको लेकर के अटकलें हैं। अभी प्रमाणिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और राजनीतिक रूप से इसका किसको क्या नफा नुकसान होगा, वो तो अभी जाने देते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक छवि पर असर पड़ा है। सवाल उठाने का लोगों को मौका मिला है और ये सब तब हुआ है जब विधानसभा के चुनाव मात्र 5 महीने का समय शेष है। 5 महीने बाद तो चुनाव प्रचार भी, कैंडिडेट वगैरह के डिक्लेरेशन का भी, अधिसूचना भी, इन सब का काम शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। अलग-अलग पार्टियां अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या भी कर रही हैं, इसको उछालने का काम भी कर रही हैं और शायद उछालने का मौका उनको मिल गया है इसलिए उछाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न, जो राम मंदिर की व्यवस्था के सर्वा सर्वे सर्वा हैं, मठाधीश हैं, वो अभी तक भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनका ये नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जब तक ये पूरी कंट्रोवर्सी या चोरी के असली गुनहगारों तक जब तक एजेंसियां ना पहुंच जाएं, तब तक वो अपने पदों को छोड़ करके अलग हो जाएं? सुनते हैं चंपत राय ने कामकाज तो वहां बंद कर दिया है। अब चाहे कैश हो या ज्वेलरी हो या दूसरी चीजें हो, उनके चढ़ावे की गणना से लेकर के व्यवस्था तक दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए था? क्योंकि सबसे अधिक सवालों के घेरे में वो हैं या उनके करीबी हैं। इसके अलावा हम आज इस प्रोग्राम में अगर समय रहा तो बात करेंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कई महीने बाद उसकी अपनी कार्यकारिणी मिल गई है, तो उसमें क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट के साथ। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। तो इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे और एफआईआर में देरी की वजह क्या है? लोग अब ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, ऑफिशियली तो कुछ कहा नहीं गया इसके बारे में, लेकिन ये बात कही जा रही है, ये जो जांच हो रही है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ही निर्देश पर शुरुआत हुई है। और चूंकि हम लोग मीडिया में, टेलीविजन चैनल में, सारे सोशल मीडिया में जो भी सार्वजनिक विमर्श के स्थान हैं, हम चर्चा केवल करते हैं चुनावी राजनीति की। कोई इसको बता रहा है कि ये केंद्र और यूपी सरकार के बीच में रस्साकशी हो रही है। कोई कह रहा है कि ये योगी और मोदी के बीच में मामला है। तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कयास का कोई आधार नहीं है और सीधे-सीधे इसकी जाँच जो है, और ये बात तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आई गई है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेके बेहद नाराज़ हैं और क्षुब्ध हैं, और वो कि ये घटना कलंक करने वाली है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने इसका शिलान्यास किया था और 24 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था।
और पूरा जो है जो जो संघ परिवार का जो देश को डीकोलोनाइज़ करने का, देश की नई सभ्यता पे जो जो भारत की जो प्राचीन सभ्यता पे आधारित भारत की नई पहचान विश्व पटल के सामने रखने का जो पूरा ये आंदोलन था, इस पूरे आंदोलन को बहुत ज़्यादा कलंकित किया है इस चढ़ावा प्रकरण के आरोपों ने। मैं केवल चंपत राय के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये मूलतः बिजनौर के निवासी हैं और 75 में ये जेल गए थे इमरजेंसी में और वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज से ये जुड़े हुए हैं और दिल्ली के एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जनसत्ता में थे, आप जानते होंगे, विनीत नारायण। 97 में हवाला कांड हुआ था, उसमें अडवाणी जी का भी नाम आया था, तो अडवाणी जी ने कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उसमें डायरेक्शंस आए थे। विनीत नारायण भी बिजनौर के हैं और जब जब चंपत राय को इस ट्रस्ट का महामंत्री बनाने की घोषणा हुई, तब इन्होंने जो भी घोटाले किए थे बिजनौर के कॉलेज में, उसके बारे में लंबी फेसबुक पोस्ट लिखी थी। तब चंपत राय के दबाव पर विनीत नारायण के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई थी, बिजनौर में ही। और आज तक उसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाई जब एक प्लेटफ़ॉर्म पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विनीत नारायण ऐसा एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट जिसने मथुरा में ब्रिज फाउंडेशन बना के मथुरा के प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार करके और रेनोवेशन करके बहुत अच्छा काम किया है। आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आपको जवाब देना चाहिए था। और शुरू से ही डे 1 से ये चूँकि मैं किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे कह नहीं सकता था, लेकिन उद्घाटन मंदिर के शिलान्यास के बाद वो जो उद्घाटन हुआ जनवरी 24 में, अब तक 1 आध करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो अयोध्या में मेरे तमाम मित्र हैं और कानाफूसी 2 लोगों के बारे में होती थी। एक चंपत राय और दूसरा डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो कि अयोध्या के स्थानीय निवासी हैं। सबसे हैरत की बात ये है, आश्चर्य की बात ये जो सवाल खड़े करती है कि जिस विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को 1982 से पूरी कमान सँभाली थी, पूरे देश में इन्होंने पूरा जो है संगठन को खड़ा किया था, लाखों लोगों को मोबिलाइज़ किया था 1990 की कार सेवा में अक्टूबर में, जिसमें गोली भी चली थी, बहुत संख्या में कार सेवक मारे गए थे। फिर 1982 6 दिसंबर को भी कार सेवा का आयोजन किया था और बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी और पूरा इन्होंने मुकदमा लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और ये इतने लंबे संघर्ष के बाद ये मुकदमा जीते। तो विश्व हिंदू परिषद से ये चूक कैसे हो गई कि जब मंदिर का निर्माण हो गया है और व्यवस्था में आरएसएस के लोगों की भूमिका प्रमुख है, तो उसके प्रबंधन में ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार राय एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं सोचा कि भैया कि ये अब ये नहीं मालूम है कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद से संबंध रखते हैं या डायरेक्टली वो केवल आरएसएस के हैं, लेकिन ये तो वेद से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो है ये आरएसएस के संगठनों से जुड़ी हुई ये भारी इनकी चूक है, भारी इनकी भूल है और एक संघ के ही बड़े वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा कि झूठा है लेकिन महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है इतने सालों से, वो अभी खत्म नहीं हो पाया था और मंदिर में चढ़ावा प्रकरण में जो है ये चोरी का एक एक जो है घिनौना आरोप और लग गया। तो अब इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब ये इस्तीफा दें, ना दें, इनके ऊपर एफआईआर हो, ये जेल जाएँ अब और बदनामी होगी। और जो प्रदेश सरकार ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की है, वो केवल इस चढ़ावे के प्रकरण में क्या गड़बड़ हुई इसकी जाँच नहीं कर रही है। वो मंदिर में दर्शन प्रारंभ होने से लेके आज तक कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, मंदिर निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिटायर्ड नृपेंद्र मिश्रा हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है और इससे चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ मैं मानता हूँ, आते हैं, जाते हैं, चुनाव का कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन 1000 साल के इन्वेज़न हमलों से ये 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 इतनी बुरी तरीके से जो छत-विछत बैडली डैमेज्ड एंड फ्रैक्चर्ड जो सनातन सभ्यता थी, इसके पुनर्निर्माण का जो काम पिछले 100 साल से चल रहा था और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सत्ता में 2014 में के जो इस अभियान ने एक गति पकड़ी थी, उसको इसने नष्ट कर दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के सभ्यता को पर सभ्यता में नई जान फूँकने के आंदोलन सदियों में एक बार होते हैं, रोज़ नहीं होते हैं। तो जो जो एक भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी सनातन धर्म के प्रति जो एक नया आत्मविश्वास आ रहा था, एक जो नई जागृति आ रही थी। लास्ट ईयर नवंबर में उडुपी ने स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कर्नाटक में कि भारत में एक नया सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। तो उस भावना को इसने बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाई है, उसको नष्ट किया है, कलंकित किया है, इस पूरे प्रकरण ने। अब इसमें कौन कितना ले गया, किसने प्लॉट ले लिए, किसने गाड़ियाँ खरीद ली, किसने घर बनवा लिए, नोएडा में लिया कि गुड़गाँव में लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर के चढ़ावे की जो धनराशि है, वो एक ये देव के विरुद्ध किया गया अपराध है। ये किसी मानव के खिलाफ किया गया अपराध नहीं है। ये सभ्यता पर किया गया एक आघात है और इसकी ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और ये जो घटना हुई है, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा दुखदाई है और बहुत हानिकारक इसलिए है कि भारत में अब कई दशकों से अब ये आंदोलन चल रहा है कि भारत में मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों रहे? मंदिरों पे की जो आय होती है ख़ास करके तमिलनाडु में के और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में वो सरकार की आय का हिस्सा बन जाती है। तो ये अभियान है कि मंदिर जो है हिंदू समाज को वापस किए जाएँ। किसी चर्च पे, किसी मस्जिद पे, किसी दरगाह पे, मज़ार पे अरबों-खरबों रुपए की आमदनी होती है, सरकार का उस पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस नहीं, अभियान यहाँ तो भट्ट साहब, यहाँ तो सरकार का नियंत्रण नहीं है। यहाँ नहीं तो एक सरकार का न्यास नियंत्रण नहीं, यहाँ सरकार तो का एक नियंत्रण डायरेक्ट नहीं है डायरेक्ट है यहाँ लेकिन तो इनडायरेक्ट तो है यहाँ ना। तो एक एक न्यास है। न्यास ये सारी व्यवस्थाएं देख रहा है। तो यहाँ भी अगर गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो फिर तो सवाल ये उठेंगे ना कि ये जो सरकारों के नियंत्रण से मुक्त कराने का अभियान चल रहा मंदिरों को, ये इसी तरह हाँ, के घोटालों के लिए चल रहा है क्या? नहीं, नहीं तो इसका अब इससे संदेश ये जाएगा कि अगर ये घोटाले पे अगर ट्रस्ट के अधीन भी हो रहे हैं, यानी तो सरकार का राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। इस ट्रस्ट में डिविजनल कमिश्नर फैजाबाद भी इसके मेंबर हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी इसके मेंबर हैं, मुख्यमंत्री भी इसके मेंबर हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं कि इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। और प्लस अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारी एक एलीट संस्था है, पैरामिलिट्री बॉडी है, एंटी टेरर संस्था है। आपको याद होगा 26/11/2008 को जब बम्बई में पाकिस्तान का आतंकवादी हमला हुआ था, तब एनएसजी कमांडो ही गए थे वहाँ पे ताज होटल को मुक्त कराने। तो एनएसजी की यूनिट भी जो है अयोध्या में स्थापित की गई है और वो पूरा सरकार के ऊपर के पास ज़िम्मा है। स्टेट पुलिस की भी ज़िम्मेदारी है, पीएसी भी वहाँ डिप्लॉयड है। तो ऐसा नहीं कि ये पूर्णतः से ये सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। सरकार के सहयोग के बिना तो ये मंदिर कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। तो ये जिहादी आतंकवादी इसको 2 दिन में उड़ा देंगे और आपको पता ही है, एक जो मौलाना टीवी पे आता है कि जैसे ही हमको मौका मिलेगा, इस मंदिर को तोड़ करके हम फिर से मस्जिद बनाएँगे। ये तो कह ही चुका है वो। तो इसलिए ये जो घटना हुई है, इसने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और पूरी सनातन संस्कृति के रिवाइवल का जो जो एक जो पुनर्जागरण का जो अभियान चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसको बहुत बड़ा झटका है। अब जैसे ये बात इससे बड़ी बदनामी हो रही है कि एक महिला ने कहा कि मैंने काक-भुशुंडी यानी कौवे की एक मूर्ति अ, मंदिर को दी थी, वो नहीं मिल रही है। 4 दिन बाद जो है चंपत राय जी की ओर से बयान आता है कि वो मूर्ति उनके पास उनके कक्ष में रखी है। उनके कक्ष में क्यों रखी है? जब एक मंदिर बन गया है और मंदिर के प्रबंधन की जो प्राचीन व्यवस्था है कि जो भी चढ़ावा आता है, जो भी आभूषण आते हैं या जो भी उपहार चीज़ आती है, उसके बाकायदा स्टोरेज की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति भवन में या जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल लाइब्रेरी है, उसमें राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं पर जो उपहार मिलते हैं, बाकायदा उनका लाइब्रेरी के तरीके से रजिस्टर में एंट्री करके उनको तोशाखाना कहते हैं यानी म्यूज़ियम में रखा जाता है। एक खजाने में रखा जाता है। अयोध्या के मंदिर में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है?
सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने 150 या 200 ईंटें दी थी, उनका पता नहीं लग रहा है। तब उसका जवाब आ रहा है कि साहब जो है वो तो स्टेट बैंक से को दिया गया था और उन सोने की सिल्लियों को गला करके उनको रख लिया गया है। तो ये चीज़ें इतनी फैली हुई क्यों हैं? ये चीज़ें इतनी सुव्यवस्थित क्यों नहीं है? ये चीज़ और ये ज़माना डिजिटल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है मंदिर की वेबसाइट में क्यों नहीं है? तो ये सारी ये जो आरोप लगा, जो जाँच हुई, इससे इस बात की भी पोल खुली है कि मंदिर के प्रबंधन में कितना ज़्यादा कुप्रबंधन था, कितना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट था और कुछ व्यक्तियों की मनमानी चल रही थी। जब ये व्यवस्था है कि वहाँ पे कोई भी मंदिर में जो पैसा नकद आएगा, उसकी काउंटिंग में कोई भी व्यक्ति ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाएगा जिसमें जेब हो, उसका पालन नहीं किया गया। जब ये पहले से तय था कि हर व्यक्ति ऐसे सेवादारों की एक एक विशिष्ट वेशभूषा, एक उनकी यूनिफ़ॉर्म होगी, इसका पालन नहीं किया गया। सीसीटीवी की जो फुटेज है, वो डिलीट क्यों कर दी गई? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं, जो तमाम प्रश्न खड़े करते हैं और जो बहुत शर्मिंदा करते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं कि ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। वैसे भारत में मंदिरों में चाहे वो काशी हो, हरिद्वार हो और या ऋषिकेश हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, हर मंदिर में विवाद है, स्वामित्व को लेकर के विवाद है। मथुरा, वृंदावन में तो ज़्यादातर मंदिरों में कोर्ट का रिसीवर बैठा हुआ है, आपको पता ही है ये। तो ये भी घटना जो राम मंदिर के साथ हो गई, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये भारत की सभ्यता को नई पहचान देगा, इट विल रीडिफाइन द सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। उसमें ये घटना हो जाना बेहद तकलीफदेह है। इट्स वेरी, वेरी पेनफुल। अब अभी बात तो तक तो आलोक वर्मा का भी अखिलेश कह दिया है कि उनकी कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अभी अभी तक तो अखिलेश यादव ही बयान दे रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल के भी बयान आने शुरू हुए हैं। उन्होंने संजय सिंह को भेजा पहले। संजय सिंह एसआईटी के अध्यक्ष से मिले जाकर के, उनको हुँ। कुछ डॉक्यूमेंट दिए, ये दावा किया कि अयोध्या में जमीन खरीद में घोटाला हुआ है और अब केजरीवाल का ये ट्वीट आया है। इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली। इन लोगों ने, किन लोगों ने? ये हमेशा गोलमोल बातें करके इनके निशाने पर कौन आता है, आप समझ लीजिए, मैं बताऊंगा नहीं। इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, भगवान पर होने वाला चढ़ावा चोरी कर लिया। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा, श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमानगढ़ी जाऊंगा, संतों से मिलूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल भी शुरू हो गए हैं। अरे ये तो कालनेमी है। ये तो जो है, ये तो कालनेमी है, इसकी तो बातों का कोई। ये कल तक बोलता था कि मेरी नानी ने कहा है कि ऐसे किसी मंदिर में मत जाना, जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया है, वहां तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। ये तो इतना गंदा आदमी है। लेकिन ये चूंकि बीजेपी से इतना बुरी तरह पिटा हुआ है, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में और अब पिटने जा रहा है पंजाब में, तो इसको बदला लेने का मौका मिल गया है। तो ये तो जो है, अब इसको चूंकि अवसर मिला है भड़ास निकालने का, ये उसका भरपूर उपयोग करेगा, जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं। और एक बार आप कह ही चुके हैं कि जो कहा अखिलेश यादव ने कि अभी हमारा बुलावा नहीं आया है, अयोध्या से जब आएगा तब जाएंगे। और आपने कहा ही था कि बुलावा तो फिर एक ही बार आता है। याद है ना आपको अपनी बात? हाँ, वो तो फाइनली तो आता है। वो तो फाइनली आता है, रोज-रोज तो आता नहीं है। वो एक ही बार आता है। तो आजकल वो भी अपनी फॉर्म में है और रोज एक नए बयान दे रहे हैं। बस लेकिन चूँकि उ उ ब अखिलेश यादव को केवल एक कुंठा निराशा ये है कि राम मंदिर प्रकरण में वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई आरोप, कोई आक्षेप लगाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि अब किसी के बोलने पे को तो पूरी छूट है, कोई कुछ भी कह सकता है। अब आजकल वो ज़्यादा परेशान है कि मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा परेशान हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब तो मोहन यादव का माहौल बना रहे थे, उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। अब कल ओम प्रकाश राजभर ने उनकी पूरी पोल खोली है कि जो जो झांसी से समाजवादी पार्टी के एमपी थे चंद्रपाल यादव,
उनका दामाद वहाँ पे आईएएस अफ़सर है, भरत यादव मध्य प्रदेश में, और वो बहुत करीबी है मोहन यादव का। तो ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि अपना पैसा काफ़ी निवेश किया है, चंद्रपाल यादव ने भी और अखिलेश यादव ने भी, इसलिए उनको लग रहा है कि अगर मोहन यादव हटा दिए गए, तो उनका काफ़ी पैसा डूब जाएगा। ये सब कहा है उसने ओम प्रकाश राजभर ने कल एक लंबी ट्वीट में। तो अखिलेश यादव के सामने समस्या ये हो गई कि वो किस पे हमला करें? तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो कोई जो है अनाप-शनाप गैर-ज़िम्मेदारी अगर बोलने की ठान ही ले, तो बात दूसरी है। अदरवाइज़ मुख्यमंत्री ने तो जितना वो कम से कम 150 बार तो अयोध्या गए होंगे पिछले 9 सालों में, और जितना परिश्रम उन्होंने किया है अयोध्या शहर को उन्होंने बिल्कुल उसका वर्तमान और भविष्य सब बदल दिया है। और जितना पैसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का इन्वेस्टमेंट हुआ है, नया एयरपोर्ट बना है, वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बन गया है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, अरबों रुपए का लोगों को मुआवज़ा दिया गया है। जो आदमी 2024 के पहले 2020 में जो अयोध्या गया था, और आज अगर वो अयोध्या जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि वो आ कहाँ गया है। ये अयोध्या है या कोई मेट्रो सिटी है। इतना अंतर आ गया है अयोध्या में अब। तो ये जो है, ये जो प्रकरण हुआ है, ये निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर द जो लोग भी इस मंदिर के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जो आस्था रखते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा वीडियो को साझा करें, यानी अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। एक और निवेदन, हमारा व्हाट्सएप चैनल अब आ गया है। बहुत सारे दूसरे मित्र जो यूट्यूबर हैं, उनके व्हाट्सएप चैनल तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं। व्हाट्सएप चैनल बनाने के पीछे का ध्येय एक्चुअल में ये है कि जो मेरी टिप्पणियाँ होती हैं, वो चाहे फ़ेसबुक पर हों या एक्स पर, ट्विटर पर हों या इंस्टाग्राम पोस्ट हों या अलग-अलग समाचार पत्रों में आने वाले मेरे आर्टिकल के लिंक हों, वो आपको सब एक ही जगह मिल जाएँगे। दोनों यूट्यूब चैनलों के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएँगे, तो अलग-अलग जगहों पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फ़ॉलो करें, उसका लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। भट्ट साहब, एसआईटी की रिपोर्ट तो गृह सचिव को मिल गई, गृह सचिव को मिल गई मतलब मुख्यमंत्री को मिल गई। जी। और 20 पेज की जो रिपोर्ट थी, उसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। कुछ लोगों के नाम लिए गए हैं कि ये ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। बरामदगियाँ हुई हैं और कुल मिलाकर के आकलन ये है कि कम से कम 200 करोड़ की चोरी हुई है। बड़ा डाका है ये, छोटी-मोटी घटना नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आया है, उसमें ये डाकागिरी हुई है। तो ये बेहद संगीन और बेहद गंभीर मामला होता है। ऐसे-ऐसे कपटी लोग, ऐसे-ऐसे जिनकी क्रॉस चेकिंग नहीं हुई, जिनकी निष्ठा, जिनकी आस्था भांपी नहीं गई, ऐसे लोगों को वहाँ भर्ती कर लिया गया और कई तरह की अनियमितताएँ अब तक सामने आ चुकी हैं कि वो लोग धड़-धड़ाते हुए अंदर तक पहुँच जाते थे। उनको हर जगह अनुमति मिली हुई थी, कोई सुरक्षा गार्ड भी उनको नहीं रोकता था। तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था ऐसे लोगों के खिलाफ। देख देखिए, ये पता नहीं है कि ये जो है ये जो चढ़ावे में पैसे की चोरी और घोटाला जो है जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन प्रारंभ होते ही शुरू हो गया था, या उसके 1 साल बाद शुरू हुआ, 2 साल बाद शुरू हुआ। तो अभी तो चोरी कितनी हुई है, ये केवल एक आकलन है। जब एसआईटी को पूरा जो पिछले 24, 25 और 26 साल के जो 7-6 महीने हैं, जब ये पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुँचना संभव होगा कि भाई कि औसत जो है प्रतिदिन
ऑफरिंग कितना आ रहा था, तो अगर जब आप एक औसत निकालेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड को इस्तेमाल करके, तभी ये आकलन हो पाएगा कि कितना पैसा जो है हेर-फेर हुआ है। तो और ये और एसआईटी जो है, ये कोई पुलिस बॉडी तो है नहीं। ये कोई पुलिस के टूल्स से इस्तेमाल काम तो कर नहीं रही है। तो जब एफआईआर हो जाएगी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, और जितने इन्वेस्टिगेशन के टेक्निक्स हैं, जितने टूल हैं, या जो पैसे का जो फोरेंसिक ऑडिट होगा, तब ये सामने आएगा कि वास्तव में कितने पैसे का इसमें घोटाला हुआ है। तो अभी तो केवल ये आकलन है, ये एक एस्टीमेट है, इसका कोई ठोस आधार अभी नहीं है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट साहब जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से फिर से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।